Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Nobel Prize in Physiology or Medicine for the year 2025. Important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। देखिए, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, इसका मेन काम होता है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस। तो इम्यून सिस्टम का यही मेन काम है, हमें प्रोटेक्ट करना। बट कभी कभार क्या होता है कि आवर इम्यून सिस्टम कैन मिस्टेकिंगली अटैक आवर ओन बॉडी सेल्स। कभी कभार हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि हमारे खुद के बॉडी सेल्स हमारे लिए खतरा है। दैट इज ए मिस्टेक बाय आवर इम्यून सिस्टम, एंड इन दैट केस व्हेन आवर इम्यून सिस्टम मिस्टेकिंगली टेक्स आवर ओन बॉडी सेल एज ए थ्रेट फॉर अस, उस केस में आवर इम्यून सिस्टम अटैक्स आवर ओन बॉडी सेल्स, और फिर होते हैं कुछ डिजीजेज जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। उसका एग्जाम्पल है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, अर्थराइटिस, लूपस। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करने लगे, तो उस कारण से होने वाली बीमारियों कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो नॉर्मली तो इम्यून सिस्टम हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, बट समटाइम्स इट कैन बी थ्रेट फॉर अस एज वेल। अब साइंटिफिक कम्युनिटी में एक पजल था काफ़ी सालों तक कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये कभी कभी क्यों अटैक करता है हमारे बॉडी सेल्स पे। वाई डज इट नॉट हैपन ऑल द टाइम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर कभी, रेयरली, इन रेयर केसेस, इन फ्यू इंडिविजुअल्स इट इज सीन दैट देयर इम्यून सिस्टम अटैक्स on their own body cells. It happens rarely, and that is why only amongst few individuals we find autoimmune diseases. It does not happen in general. तो आखिर ऐसा क्यों होता है? That was a big question amongst the scientific community, that why does not this happen all the time. फिर इसका जवाब ढूंढा 3 साइंटिस्ट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैरी ई ब्रोंकनो, फ्रेडरिक जे रैमजेसेल एंड सिमोन सागाकुची। ये दोनों लोग यूएसए से हैं, जबकि सिमोन सागाकुची इज़ फ्रॉम जापान। इस प्रश्न का ही जवाब ढूंढने के लिए, अब जवाब तो इन्होंने पहले ही ढूंढा है 1990s में एंड ऑल, लेकिन उस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए नाउ दीज 3 साइंटिस्ट्स हैव बीन कलेक्टिवली अवॉर्डेड विथ 2025 नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। देखिए, नोबेल प्राइज़ से संबंधित जनरली होता क्या है, जैसे नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन या फिजिक्स अभी आने वाले दिनों में दिया जाएगा, 4-5 दिनों तक लगातार हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में देखेंगे। उसमें अभी तक तो जनरली ट्रेंड ये देखने को मिला है कि किन साइंटिस्ट को मिला है उनका नाम वो नहीं पूछते एग्ज़ाम में। जनरली वो पूछते हैं किस टॉपिक के लिए, किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बारे में पूछते हैं। तो टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड टॉपिक क्या है आई होप आप समझ रहे हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने ढूंढ करके बताया कि क्यों हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करता है इन जनरल। कभी कभार रेयर केसेस में अटैक करता है ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स, फिर उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो बीमारी देखने को मिलती है कलेक्टिवली दे आर नोन एज ऑटो इम्यून डिजीजेस, बट इन जनरल आवर इम्यून सिस्टम अवॉइड्स आवर ओन बॉडी सेल्स। वाई? इसी का जवाब ढूंढा इन 3 लोगों ने। जवाब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर देर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टी सेल, जिसको कहा जाता है रेगुलेटरी टी सेल, जिसका टेक्निकल नाम है ट्रेग्स, विच इज ऑल्सो नोन एज पुलिस सेल इन कॉमन लैंग्वेज। एंड दिस रेगुलेटरी टी सेल या ट्रेग प्रिवेंट आवर इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स। तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, यानी कि ये जो टी सेल है जिसको कलेक्टिवली पुलिस सेल कहा जाता है, इसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इन 3 लोगों को 2025 का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है। तो 1990s में, 1990 में सबसे पहले ये जो जापान के साइंटिस्ट हैं सिमोन सागाकुशी,
इन्होंने एक स्पेशल टाइप के टी सेल को डिस्कवर किया। तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि टी सेल होता क्या है, फिर इस न्यूज़ पे वापस से आएंगे। देखिए रे, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर 3 अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, विच इंक्लूड्स हेमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना। दूसरा होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये दूसरे तरीके का सेल है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेल है वो है WBC, वाइट ब्लड सेल। इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब WBC के अंदर भी अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। WBC के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सेल है वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ये जो WBC का हिस्सा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड आवर इम्यून सिस्टम। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब ये जो लिम्फोसाइट है ये भी 2 तरीके का होता है, B सेल एंड T सेल। और T सेल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी में से एक स्पेशल टाइप का T सेल होता है, इसको कहा जाता है ट्रेगो या रेगुलेटरी T सेल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिहाइंड प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस। और वही स्पेशल टाइप के T सेल्स जिनको कहा गया है ट्रेगो, उसको सबसे पहले ढूंढा सिमोन सागाकुची ने in 1990s itself. In 1990s, Simon Sagakuchi discovered a special type of T cell which keeps our immune system under control. These special T cells were known as regulatory T cells या TREGs. बाद में कुछ सालों बाद ये जो बाकी 2 साइंटिस्ट हैं, यानी कि रेगुलेटरी टी सेल या TREGs को ढूंढा सिमोन सागाकुची ने। बट कुछ सालों के बाद ये जो बाकी के 2 साइंटिस्ट्स हैं, मैरी ई ब्रोंको एंड फ्रेडरिक जे रैमडेसेल, ये US के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ढूंढ करके बताया कि ये टी सेल के अंदर, ये जो रेगुलेटरी टी सेल ट्रेग्स है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन पाया जाता है जिसको नाम दिया गया FOXP3 जीन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रेग टी सेल। तो इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल जिसका नाम है ट्रेग, उसको ढूंढा और इन दोनों ने बताया कि आखिर ऐसा क्या है उस ट्रेग या रेगुलेटरी टी सेल में जो उसको कैपेबल बनाता है इन हेल्पिंग आवर इम्यून सिस्टम फ्रॉम नॉट अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स। तो इन्होंने उसके फंक्शनिंग के बारे में बताया और इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल को ढूंढा। इसी कारण से कलेक्टिवली इन लोगों को ये 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक स्पेशल तरीके का जीन होता है FOXP3 जीन विच हेल्प्स ट्रेग सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर ये FOXP3 जीन फॉल्टी हुआ, ये FOXP3 जीन अगर फॉल्टी हुआ तो फिर हमारा रेगुलेटरी टी सेल भी फॉल्टी हो जाएगा और फिर इंसान के बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये है हमारा मान लीजिए टी सेल जिसको कहा गया ट्रेग्स। अब ट्रेग्स मेनली ट्रेग्स काम करता है मेनली बिकॉज ऑफ दिस FOXP3 जीन्स। अब ये FOXP3 जीन का बैलेंस में रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये FOXP3 जीन फेल हो गया, यानी कि उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि व्हेन ट्रेग्स फेल, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ज़रूरी है। तो अभी तक तो आपको बात समझ आ ही रही है कि इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल ढूंढा जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे बॉडी सेल्स पे अटैक करने से रोकता है, और इन दोनों ने उस रेगुलेटरी टी सेल के फंक्शन करने के पीछे जो जीन्स है, जो है FOXP3 जीन, उसको ढूंढा है। अब क्या है कि ये जो रेगुलेटरी टी सेल है इसका बैलेंस में रहना जरूरी है। अगर ये बहुत कमज़ोर हो गया, इफ़ रेगुलेटरी टी सेल बिकम्स वीक, तो क्या होगा कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है इट विल अटैक अगेंस्ट और आवर ओन बॉडी सेल्स एंड देन इन दैट केस ऑटो इम्यून डिजीजेस हैपन्स। अगर ये टी सेल फेल हो गया, रेगुलेटरी टी सेल, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को नहीं रोक पाएगा फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स, और उस केस में होगा ऑटो इम्यून डिजीज़। लेकिन अगर ये टी सेल बहुत पावरफुल हो गया, इफ़ दिस
ट्रैग बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने देगा ही नहीं अगेंस्ट आवर ओन बॉडी सेल्स, इवन इफ कैंसर हैपन्स। देखिए कैंसर क्या होता है, हमारे बॉडी के ही कुछ सेल्स मैलिग्नेंट हो जाते हैं। मैलिग्नेंट मतलब वो हमारे बॉडी के लिए खतरा हो जाते हैं। तो कैंसर के केस में ज़रूरी है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उस बॉडी सेल जो हमारे शरीर का हिस्सा है उसको एलिमिनेट करे, दूर करे। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है और उस इम्यून सिस्टम को मैनेज करने के लिए ट्रैग्स है, जिसको कहा गया रेगुलेटरी टी सेल। अब ये ट्रैग्स अगर कमज़ोर पड़ गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही के बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और ऑटो इम्यून डिजीज होगा। अगर ये बहुत पावरफुल हो गया तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसरस सेल भी आता है, बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल है जो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है, मैलिग्नेंट हो चुका है, उसको भी ये ट्रैग्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। द ट्रैग्स विल प्रिवेंट आवर इम्यून सिस्टम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवर कैंसर सेल। तो मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ कि नॉर्मली हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कैंसरस सेल डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में, उस केस में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को उस कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इन द इनिशियल फेज इटसेल्फ। अभी जो ट्रैग है रेगुलेटरी टी सेल, स्पेशल टाइप का टी सेल, वो अगर कमज़ोर हुआ तो हर केस में हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। दैट विल लीड टू ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, लूपस, अर्थराइटिस। अगर ये बहुत मजबूत हुआ तो ये कभी भी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारे ही बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करने नहीं देगा, नेवर एवर। उस केस में कैंसर होने की संभावना हो सकती है, कैंसर सेल्स जो है उनके बढ़ने की संभावना हो सकती है। दैट इज़ वाई बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। ये पता चला आफ्टर देयर रिसर्च। इन्होंने ढूंढा रेगुलेटरी टी सेल के बारे में और इन्होंने बताया कि कैसे वो रेगुलेटरी टी सेल काम करता है। उसके पीछे FOXP3 जीन रिस्पॉन्सिबल है और ये बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। टी सेल ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी टी सेल कमज़ोर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब इसके बाद से देखिए फिजियोलॉजी की दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में कई सारे डेवलपमेंट्स आए हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिसर्च। दिस स्टडी जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया साल 2025 में इन फिजियोलॉजी, इट हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द कैंसर केसेस। अब कैंसर से डील करने के लिए भी हम लोग नए तरीके डेवलप कर पा रहे हैं। तो कैंसर से डील करने के लिए एक नई तरीके की थेरेपी निकाली गई जिसका नाम है CAR T सेल थेरेपी। ये CAR T सेल थेरेपी में इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या जाता है कि अगर कोई पेशेंट कैंसर से जूझ रहा है, कुछ तरीके के कैंसर्स, CAR T सेल थेरेपी डज नॉट वर्क इन ऑल केसेस, बट कुछ तरह के कैंसर्स में पेशेंट्स के बॉडी के अंदर से टी सेल्स निकाले जाते हैं, ये रेगुलेटरी टी सेल्स निकाले जाते हैं। कैंसर क्यों होता है अब तो आप समझ गए। कैंसर इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर रेगुलेटरी टी सेल जो है वो इतना स्ट्रांग है कि अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने दे ही नहीं रहा है। तो उस केस में क्या किया जाता है, एक नई तरह की थेरेपी निकाली गई है जिसमें बॉडी के अंदर से ये रेगुलेटरी टी सेल्स को निकाला जाता है और उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाता है। द टी सेल्स आर टेकन आउट और उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है कि भाई इतना भी इफेक्टिव नहीं रहना है रेगुलेटरी टी सेल को कि तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम तुम्हारे ही कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो बॉडी के रेगुलेटरी टी सेल को निकाला गया, उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया गया और फिर उसकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इन द लैब ग्रो मिलियंस ऑफ CAR T सेल्स मल्टीप्लाई करके अगेन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या है कि बॉडी के अंदर का जो रेगुलेटरी टी सेल है जो पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दैट इज़ वाई इट वाज नॉट अलाउिंग द इम्यून सिस्टम टू वर्क अगेंस्ट इट्स ओन कैंसरस सेल, अब वो थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, जिस कारण से बॉडी का इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द मैलिग्नेंट और द कैंसर सेल एंड कैंसर कुड बी ट्रीटेड। तो दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ थेरेपी, CAR T सेल थेरेपी, that has been developed to deal with cancer after this research, इन लोगों के रिसर्च के कारण। अच्छा, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं
उनको भी डील करने के लिए, जैसे लूपस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, उसको भी डील करने के लिए रिसर्च हेल्पफुल है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में क्या करना है कि इन टी सेल्स को थोड़ा सा पावरफुल बनाना है, क्योंकि टी सेल्स बहुत कमज़ोर हो गए तो ऑटो इम्यून डिजीज़, अगर बहुत मजबूत हो गए तो कैंसर। तो दोनों अगर कमज़ोर हो गए तो उसको थोड़ा मजबूत बनाने पे काम किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डील विथ ऑटो इम्यून डिजीजेस, और अगर बहुत मजबूत हो गए तो उसका थोड़ा टोन डाउन करने पे काम किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डील विथ कैंसर। तो इस तरीके से इनका रिसर्च जो है वो दोनों ऑटो इम्यून डिजीज एज वेल एज कैंसर से डील करने में इफ़ेक्टिव है। आने वाले टाइम में इस डायरेक्शन में और रिसर्च होंगे और इन दो तरह की बीमारियों से निपटा जा सकेगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी टी सेल्स, शॉर्ट में इनको कहा जाता है ट्रेग्स, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इम्यून होम्योस्टेसिस, मतलब इम्यून बैलेंस, एंड इट इज़ रिसर्च टॉपिक फॉर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर मेडिसिन 2025। इट इज़ ए स्टेटमेंट। कभी कभार किसी सवाल में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया रहता है, तो उस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रेगुलेटरी टी सेल रिसर्च एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड मॉडर्न थ्योरेपेटिक इंटरवेंशंस। तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस को डील करने में कैसे हेल्पफुल होगा वो बताना है। उसके अलावा कैंसर के को भी हेल्प डील करने में, कैंसर थेरेपी स्पेशली कार टी थेरेपी डेवलप करने में इट हैज़ बीन हेल्पफुल, ऐसे बताना है। आप चाहें तो ये बैलेंस वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट proposed national camel mission, important from GS पेपर 3 environment point of view। तो न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन कंसल्टेशन विथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम अप विथ अ ड्राफ्ट नेशनल कैमल मिशन। एक प्रपोजल है, कैमल्स के कंजर्वेशन के लिए एक मिशन लाया जाना चाहिए। तो अभी ये प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। कैमल्स के कंजर्वेशन के लिए ये मिशन लाया जा रहा है। तो देखते हैं कि वाई कंजर्वेशन ऑफ कैमल पॉपुलेशन इज नीडेड। देखिए, कैमल्स पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड, कैमल्स पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड बाय 75% सिंस 1970s। 75% जनसंख्या कम हो गई है, संख्या कम हो गई है कैमल्स की 1970s से। कैमल्स की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिक्लाइन इन देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी। कैमल्स की जो पहले इकोनॉमिक यूटिलिटी होती थी ट्रांसपोर्टेशन में, वो अब कम हो रही है, क्योंकि अब मॉडर्न व्हीकल्स आ रहे हैं जो डेजर्ट्स में भी प्लाई कर सकते हैं। तो इस कारण से कैमल्स की जब यूटिलिटी कम हो रही है तो उनके कंजर्वेशन पे, ब्रीडिंग पे ध्यान कम है, दैट इज़ वाई देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। उसके अलावा लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, डेजर्ट एरिया में अब कैमल्स की ग्रेजिंग लैंड्स लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड राइज इन हैबिटेशन। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। इन्वेसिव स्पीसीज के कारण जो थोड़े बहुत ग्रासेज होते थे कैमल्स के खाने के लिए, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड अंडर डेवलप्ड मार्केट फॉर कैमल प्रोडक्ट्स, कैमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे उनका मिल्क हो गया, उनके मिल्क से बनने वाले बाकी सारे प्रोडक्ट्स हो गए, उनका कोई खास मार्केट है नहीं, उनको पॉपुलराइज नहीं किया जा रहा है। दैट इज़ वाई कैमल्स की जो ब्रीडिंग है इट इज़ नो लॉन्गर इकोनॉमिकली वायबल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देयर हैज़ बीन शार्प डिक्लाइन इन कैमल पॉपुलेशन। 75% डिक्लाइन हो चुका है कैमल पॉपुलेशन इन लास्ट 30 ईयर्स। तो इसी कारण से कैमल्स की पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए देयर इज़ ए प्लान प्रपोज्ड। फाइनलाइज होगा तो देखेंगे फिर उसमें क्या क्या फाइनल प्रोविजंस लाए जाते हैं। कैमल्स के बारे में अगर बात की जाए तो दे वेयर वंस रेवर्ड एज सिप ऑफ द डेजर्ट। पहले उनको सिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता था, जब डेजर्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे वेर द प्राइम मेथड्स, लेकिन अब उनका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट एरिया। कैमल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हम्प होता है यहाँ पे, उस हम्प के अंदर दे स्टोर फैट्स एंड दिस फैट्स प्रोवाइड देम एनर्जी इवन व्हेन द फूड इज स्कार्स। ये कैमल्स कई सारे दिनों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हम्प होता है वहाँ पे खूब सारा फैट स्टोर करके रखते हैं, और जब इनको खाना नहीं मिलता है तो उस फैट से वो एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम्प, यहाँ पे हम्प में दे स्टोर फैट्स जहाँ से वो एनर्जी डिराइव करते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट एबल टू गेट फूड फॉर मैनी डेज। उसके अलावा दे स्टोर वाटर इन देयर ब्लड सेल। कैमल का जो डंग होता है इट इनरिचेज सॉइल इन द एरिड एरिया। सॉइल की थोड़ी सी फर्टिलिटी को रिजुविनेट करने में कैमल का डंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल ब्रीड्स की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 3 अलग अलग तरह के कैमल्स मिलते हैं। बीकानेरी कैमल्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। इसी कारण से राजस्थान में आप जाओगे तो अभी भी आपको कार्ट पुलिंग करते हुए बीकानेरी कैमल्स दिखेंगे। जैसलमेरी कैमल जो हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान। दे आर नोन फॉर देयर स्टेमिना एंड स्पीड। यही कारण है कि कैमल सफारीज में जैसलमेरी कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेवारी कैमल्स होते हैं राजस्थान के, दे आर नोन फॉर देयर मिल्क ईल्ड। उसके अलावा गुजरात में पाए जाते हैं खरई कैमल्स। खरई कैमल्स की खासियत यह है कि दे आर फाउंड अराउंड द मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड दे आर एक्सेलेंट स्विमर। ये पानी में घंटों तक तैर सकते हैं। ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया हुआ है। उसके अलावा भारत में एक और तरह का कैमल मिलता है इन द कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख। इस कैमल की खासियत यह है कि ये डबल हम्प्ड होता है। डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल, दे आर फाउंड इन इंडिया ऑल्सो इन कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख। जो खरई कैमल है इस पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके मैंने यहाँ दिया हुआ है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम सेतु स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पीएम सेतु स्कीम को हाल फिलहाल में लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम सेतु स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। तो नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, पीएम सेतु स्कीम्स के अंतर्गत आईटीआई जो हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको इन्हांस किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा ताकि हमारे देश के अंदर स्किल लेवल इम्प्रूव हो। आईटीआईज होते क्या हैं पहले वही देख लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे। देखिए, आईटीआईज स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। दे आर जनरली रन बाय गवर्नमेंट, बट कभी कभार कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आईटीआईज रन कर सकते हैं, बट जनरली भारत में आईटीआईज आर रन बाय गवर्नमेंट। आईटीआईज के अंदर यूथ को टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको इस आईटीआई ट्रेनिंग के बाद सीधा सीधा जॉब्स मिल पाए। उनको प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाते हैं। जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी थ्योरेटिकल पढ़ाई कराई जाती है, ऐसा नहीं होता आईटीआई में। आईटीआई में सीधा सीधा प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाते हैं सो दैट द यूथ बिकम्स जॉब रेडी। वन कैन ज्वाइन आईटीआई इवन आफ्टर क्लास 10। कुछ कुछ केसेज में तो आईटीआई कैन बी ज्वाइंट इवन आफ्टर क्लास 8। और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स कैन वर्क एज टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक्स। तो आप अपने आसपास में देखते हैं ना, कोई प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा है, उनको वो सब काम करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? उसके लिए है आईटीआई इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो भारत में कई सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भारत सरकार चला रही है सो दैट द यूथ कुड अवेल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बिकम जॉब रेडी। अब उन्हीं आईटीआईज को इन्हांस करना है, उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। दैट इज़ द गोल अंडर दिस पीएम सेतु स्कीम। ये पीएम सेतु स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के चलाएंगे। टोटल 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम सेतु स्कीम में। इसमें भारत के 1000 गवर्नमेंट रन आईटीआईज को इन्हांस किया जाएगा। उनका अब ओवरऑल जो मेथड है स्किल इम्पार्ट करने का, उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की उसके साथ अलाइन हो पाए। पीएम सेतु स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अप्लाई किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होगा कि 200 आईटीआईज विल बी गिवन मोर फोकस। हब एंड स्पोक मॉडल पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि हाउ इट विल बी अप्लाइड इन करंट केस। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है कि कुछ कुछ सेंटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ताकि दे एक्ट एज ए बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अदर सेंटर्स। जैसे असम के अंदर मान लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट आईटीआई डेवलप कर दिया गया गुवाहाटी में, और फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे वहाँ पे आईटीआई जैसे बनाए गए कि गुवाहाटी वाला आईटीआई उसको सपोर्ट करे बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के आईटीआईज के फंक्शनिंग में। तो गुवाहाटी वाला आईटीआई हो जाएगा हब और आसपास के जो आईटीआईज हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्पोक। तो दैट इज नोन एज हब एंड स्पोक मॉडल, जिसमें देयर विल बी वन प्राइम सेंटर जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और जिस प्राइम सेंटर पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि आसपास के जो सेंटर्स हैं उसको सपोर्ट करे। तो हब एंड स्पोक मॉडल की मदद से 1000 आईटीआईज को डेवलप किया जाएगा मॉडर्न लाइंस में। उसमें से 200 हब आईटीआईज डेवलप किए जाएंगे एंड 800 स्पोक आईटीआईज डेवलप किए जाएंगे अंडर पीएम सेतु स्कीम। तो कभी भी स्किल डेवलपमेंट पे अगर सवाल आ जाए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वहाँ पे आप रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम सेतु स्कीम के बारे में भी बता सकते हैं। उसके अलावा पीएम सेतु स्कीम में 1000 आईटीआईज को डेवलप करने के अलावा
देयर विल बी फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो नेशनल लेवल पे 5 स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी चल रहा है भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश्ड, एट भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना। इन सबको और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा सो दैट दे अटेन ग्लोबल लेवल एक्सेलेंस। दैट इज़ द गोल अंडर पीएम सेतु स्कीम। तो इनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा 5 स्किल नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, इन एसोसिएशन विथ ग्लोबल पार्टनरशिप विथ कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड जर्मनी, जापान। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का डेवलप किया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट पीएम सेतु स्कीम। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट श्रद्धांजलि स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, छोटा सा न्यूज़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने लॉन्च कर दिया है श्रद्धांजलि स्कीम। इसी साल जून महीने में असम कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। क्या है श्रद्धांजलि स्कीम? श्रद्धांजलि स्कीम के अंतर्गत इफ एनी एसएमईज पर्सन डाइज आउटसाइड असम वाइल वर्किंग देयर और स्टडिंग देयर, चाहे वो भारत के किसी स्टेट में हो, असम से बाहर, या दुनिया के किसी देश में हो, इफ़ एन एसएमईज पर्सन डाइज आउटसाइड असम, तो उस केस में असम गवर्नमेंट विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग बैक द मॉर्टल रिमेन ऑफ दैट पर्सन। दैट इज़ द गोल ऑफ श्रद्धांजलि स्कीम। इससे क्या होगा कि उनके परिवार, जो इंसान जिसकी डेथ हुई है, उनके परिवार की इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा रिड्यूस किया जा सकेगा। दिस स्कीम, श्रद्धांजलि स्कीम, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्पेशल ब्रांच ऑफ आसाम पुलिस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सर, क्रीक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लैंड ओनरशिप, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैरीटाइम बाउंड्री। इनफैक्ट भारत के हिसाब से इट इज़ अ मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट ओनली। इसीलिए तो हम लोग थालवेग प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं कोरल रीफ से रिलेटेड। लेबर कोड में ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। जीनोबायोलॉजी से रिलेटेड दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट लाइफ फॉर्म दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ। और तीसरा भी गलत है, इट इज़ नॉट प्राइमरीली। तीसरा स्टेटमेंट इस प्राइमरीली वर्ड के कारण गलत हो जाता है। इट इज़ नॉट प्राइमरीली कंसर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग एलियन लाइफ। यस, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एलियन लाइफ, बट प्राइमरीली वर्ड के कारण ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।